अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखूँगा और उस पर तबसरा करूँगा। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि उसने 25,000 मुसलमानों और ईसाइयों की घर वापसी की है, यानी वो हिंदू मज़हब इख्तियार किए हुए हैं, इस तरह का दावा कर रही है। करबला में मुजाहिरीन खून में लथपथ नज़र आ रहे हैं और मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए हैं। इसी तरह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कश्मीर में इस वक्त यूरोपीय रुकने पार्लिमान की टीम पहुंची है, लेकिन कल जो हालात वहां पेश आए, जो झड़पें हुई और जो पथराव हुआ और जो गलियां जो सुनसान थी, मैं उसका तबसरा करते हुए और भी वो तबसरे जो रुकने पार्लिमान के यूरोप आने की वजह से सोशल मीडिया में हंगामा मचाए हुए हैं उसकी तफसीलात रखता हूँ। इसके अलावा कर्नाटक में बीजेपी आने के बाद एक मरतबा फिर शहीद हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को निशाना बनाया जा रहा है। अब निसाबी किताब में मौजूद उनके एक बाप को हटाने के लिए बीजेपी एमएलए ने वज़ीर तालीम को ख़त लिखा है। कर्नाटक में उसकी भी तफसीलात सुनाता हूँ और शोहर की एक अय्याशी से तंग आकर बीवी ने कैसे अपने शोहर के कत्ल की सुपारी दी और उसको मार डाला यूपी में, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हुए ख़बरों पर तबसरा करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करें और इस लिंक्स को दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें। 1 मिलियंस के हमारे मिशन में शामिल हो जाए, जो जल्द से जल्द हमें वहाँ तक पहुँचाना है अपने सब्सक्राइबर्स की तादाद को। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको कपिल मिश्रा की एक तस्वीर दिखाता हूँ जो 2 दिन पहले जब हुई तो उसने ट्वीट किया था। एक मुस्लिम फैमिली की एक फ़ोटो उसने अपने ट्विटर पेज में शेयर किया। ये बीजेपी का वो बीजेपी के नेता लोग जिनके जहन में असबियत भरी हुई है, हिंदुत्व कूट कर भर रहा है और मुसलमानों के खिलाफ जो हमेशा जहर उगलते रहते हैं ट्विटर में और सोशल मीडिया में। इसने ये फ़ोटो शेयर किया और इसने उस पर कमेंट्स किया कि फ़ोटोज़ को शेयर करने के बाद कि जो है अगर पोल्यूशन पर आपको काबू पाना है तो जो है पटाखों पर ध्यान ना दें, बल्कि ये तस्वीर शेयर करते हुए इन पर ध्यान दें। यानी कि मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम की वो बात कर रहे थे कि मुसलमानों को मिटा दो। एक मुसलमानों की फैमिली जिसमें पूरी फैमिली नज़र आ रही थी, बच्चे नज़र आ रहे थे, बरगुज़ीदा उसमें बुज़ुर्ग भी हैं और बुर्क़ापोश ख़वातीन भी हैं। एक नौजवान अपने हाथ में बच्चा लिया हुआ है। इस भरी पूरी परिवार जो मुख्तलिफ़ किस्म के फैमिली से शायद ताल्लुक़ रखते हों, उनके फ़ोटोज़ को शेयर करते हुए इनको मिटाने की बात कर रहा था कपिल मिश्रा, जो बीजेपी का नेता है। इसको खूब आड़े हाथों लिया गया सोशल मीडिया में और कल शाम तक खबर आई कि इसके ख़िलाफ़ इस वक्त पुलिस थाने में दर्ज किया गया है मुकदमा इसके ख़िलाफ़। लेकिन जानते हैं कि जो है पुलिस के ख़िलाफ़ अगर बीजेपी नेता के ख़िलाफ़ कोई शिकायत दर्ज करे तो वो कहाँ तक क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसकी जहनीत देखिए कि ऐसे नेता जब बीजेपी में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके भक्त किस तरह के होंगे और फिर बिलखुसूस मुसलमान कौम को जो है निशाना बना करके ये कहा जाता है कि तशद्दुद फैलाते हैं। और ये लोग ट्विटर में खुलेआम इस तरह की मुसलमानों की जो है तस्वीरें, जिसमें पूरी फैमिलीज़ की तस्वीरें शेयर करके कत्ल-ए-आम की दावत दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में सोचिए कि माहौल को परागंदा करने में ये बीजेपी के लीडरान किस हद तक और अपनी गिरी हुई जहनीत का सबूत पेश कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, उसके बाद दूसरी खबर कल आती है विश्व हिंदू परिषद की जानिब से। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद के एक सीनियर रहनुमा ने दावा किया है राइट विंग तंजीमों ने 2018 में 25,000 मुसलमानों और ईसाइयों को फिर से हिंदू धर्म कबूल करवाया है। इस पर बयान देते हुए विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी मुलंद प्रांदे ने कहा है कि घर वापसी मुहिम मुल्क गिर पैमाने पर बाकायदगी से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा साल 2018 में 25,000 मुसलमानों और ईसाइयों को धर्म बदलवाया गया।
मजहब की तब्दीली को एक कौमी मसला करार देते हुए उसने कहा कि 2019 के आदाद-ओ-शुमार का भी तज्जिया किया जाना बाकी है। नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात कह रहे थे। मजहब की तब्दीली एक कौमी मसला, मुल्क पर हमला और लोगों को बांटने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद एक कानून चाहता है जो दूसरे मजहब के लोगों के मजहब को बदलने को मुश्किल बनाए। वाज़ेह हो कि विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा इस तरह का बयान कई बार दे चुका है। राम मंदिर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद को सुप्रीम कोर्ट से मुस्बत फैसले की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम कदीमी शवाहिद अयोध्या में राम मंदिर की वजूद की गवाही देते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा माना जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी प्रांदे ने मुल्क में हिंदुओं के बारे में बयान देते हुए कहा कि उनकी हिफाजत बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शहरियत बिल में तरमीम की ज़रूरत है। बहरकैफ नाज़रीन, यहाँ पर 25,000 मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू धर्म कबूल करवाने की बात तो उन्होंने कही, लेकिन इस सिलसिले में कोई दलाइल या कोई सबूत या कोई शवाहिद नहीं पिए और ना ही रियासतगीर या मोहल्ला या शहरों का नाम लेकर के उसके आदाद-ओ-शुमार बयान करने की कोशिश की। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला घर वापसी का इस तरह दावा करने पर यह भी एक तशवीशनाक बात बनी हुई है कि क्या वाकई 25,000 मुसलमानों और ईसाइयों को उन्होंने हिंदू धर्म कबूल करवाया, और करवाया है तो किस अंदाज में करवाया, और क्या जबरन करवाया या मर्जी के मुताबिक करवाया तो किस धर्म के लोगों को करवाया, किस इलाके के लोगों को करवाया, इस सारे सवालात पैदा होते हैं। लेकिन जहां पर यह खबर छपी हुई इसमें तारी तफसीलात नहीं थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद इसका तस्करा भी नहीं किया होगा। लेकिन ये बात वाकई तशवीशनाक है कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस में VHP जैसे बड़ी तंजीम का अगर जनरल सेक्रेटरी कहता है कि 2018 में 25,000 मुसलमान और ईसाइयों को फिर से हिंदू धर्म कबूल करवाया है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कोई ना कोई दलील और शाहिद होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो खुद मियाँ मिट्टू बनने की कोशिश कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने। बहरकैफ इसके बावजूद हमें इस बात की छानबीन करनी चाहिए कि क्या ये वाकई में सही है, क्योंकि इधर माना जा रहा है कि जो है बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके जो है उनको तब्दीली मजहब शादी के नाम पर और जबरन उनको करवाया जा रहा है। उनसे शादी करने के बाद उनको जो है छोड़ दिया भी जा रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया में वायरल होती रहती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कश्मीर की। जी हाँ, आप जानते हैं कश्मीर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में मंगल को कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए। कल की बात है। श्रीनगर और रियासत के कुछ दीगर हिस्सों में पूरी तरह से बंद रहा। अफसरों ने ये जानकारी दी है। ये वाक़यात ऐसे वक्त में पेश आई हैं जब यूरोपीय यूनियन के 23 रुकने पार्लिमान का एक वफ्द जम्मू कश्मीर के सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुँचा है। पुलिस अफसरों ने बताया कि मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान श्रीनगर और कश्मीर के कई हिस्सों में झड़पें हुई, जिनमें 4 लोग जख्मी हो गए। 5 अगस्त को मरकजी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के ज़्यादातर एहतिमामों को ख़त्म करने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम करने के बाद मंगल को 86वें दिन भी कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम रही है। अफसरों ने बताया कि झड़पों की वजह से बाजार बंद रहे, जबकि नकल हमल सड़क से नदारद हैं। हालांकि 10वीं क्लास के लिए बोर्ड का इम्तिहान तयशुदा वक्त के मुताबिक ही मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान हाल के बाहर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे माँ बाप पूरी तरह फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इकबाल पार्क में एक इम्तिहान हाल के बाहर इंतजार कर रहे अरशद वानी ने कहा, बच्चों के इम्तिहान के लिए हालात अभी मुवाफिक नहीं है, हुकूमत को आज का पेपर मुलतवी कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि समाज के लिए बच्चों की हिफाजत सबसे ऊपर होनी चाहिए। पिछले 3 महीनों में स्कूल खोलने की इंतजामिया की कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि वालिदैन ने तहफ़्फ़ुज़ के खदशे की वजह से बच्चों को घर पर ही रखा है। वादी में लैंडलाइन और पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन खिदमत बहाल की जा चुकी थी, लेकिन आज उसको बंद करने की बात कही गई है कल। लेकिन तमाम इंटरनेट खिदमत 5 अगस्त के बाद से अभी तक मुअत्तल हैं। मेन स्ट्रीम की ज़्यादातर अलहदगी पसंद रहनुमाओं को एहतियात के तौर पर हिरासत में ले लिया गया है, जबकि 2 साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई रहनुमाओं को या तो हिरासत में लिया गया है या नज़रबंद कर दिया गया है। साबिक़ वज़ीर आला और श्रीनगर से लोकसभा के मौजूदा रुकने पार्लिमान फारूक अब्दुल्ला को एक मुतनाज़ा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यह कानून फारूक के वालिद नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख अब्दुल्ला ने 1978 में नाफिज किया था, जब वो वज़ीर आला थे। अब इसी कानून के तहत उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। बहरकैफ जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के ज़्यादातर एहतिमामों को ख़त्म करने के बाद रियासत के ताज़ा हालात का जायजा लेने के लिए यूरोपीय यूनियन के 23 रुकनी पार्लिमान का एक वफ्द मंगल को श्रीनगर पहुंच गया। अफसरों ने बताया कि 2 रोज़ा दौरे पर आए
EU रुकने पार्लिमान को सरकारी अफसरान वादी के हालात के अलावा जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों के हालत के बारे में जानकारी देंगे। ये वफ्द समाज के मुख्तलिफ तबकों से भी बातचीत कर सकता है। अफसरों ने बताया कि इस वक्त में बुनियादी तौर पर 27 रुकने पार्लिमान को होना था, लेकिन उनमें से 4 कश्मीर नहीं आए। बताया जा रहा है कि रुकने पार्लिमान अपने अपने मुल्क लौट गए। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी रियासतों में तकसीम करने के बाद ये पहला गैर मुल्की वफ्द कश्मीर के दौरे पर आया है। इस बीच शहर पूरी तरह से बंद है और वादी में श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में मुजाहिदीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुई झड़पों में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि ये वफ्द वहां पहुंच चुका था। इस दरमियान ये सारे मामलात पेश आए, वाकयात पेश आए। यूरोपीय रुकने पार्लिमान के इन मेंबरों ने अपने 2 रोजा कश्मीर दौरे के पहले सोमवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। वजीर आजम मोदी ने उनका इस्तकबाल करने के साथ साथ उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में उनका दौरा कामयाब रहेगा। पीएमओ ने एक बयान जारी करके कहा, इस दौरे से वफ्द को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सकाफती और मजहबी तनवुओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। मरकजी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर की असल हालत को मुल्क से छुपाने के इस ड्रामे में पीडीपी हिस्सा नहीं लेगी। मंगल को डोभाल के जरिए मुनक़िदा दोपहर के खाने में शामिल होने वाले तमाम मेंबरों से किनारा कशी इख्तियार करते हुए पीडीपी ने बयान दिया। सोमवार को डोभाल 27 यूरोपीय रुकने पार्लिमान से दोपहर के खाने पर मिले थे। ये रुकने पार्लिमान मंगल को कश्मीर पहुंच गए हैं। बहगैफ नाज़रीन, हकीकत यह है कि एक तरफ जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, अरकान असम्बली हैं, जो पहले वहाँ के वज़राए आला रह चुके हैं, ऐसे लोगों को कश्मीर जाकर के वहाँ के हालात मालूम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है और लाख खटखटाने के बावजूद उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। और दूसरी जानिब ना वहाँ मीडिया इस वक्त आज़ाद है, ना मीडिया को किसी तरह की आज़ादी दी जा रही है। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि सारी वहाँ जितनी भी पाबंदियाँ थी हटा ली गई। अगर पाबंदियाँ हटा ली गई तो अवाम बाहर आकर के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारने से आखिर क्यों हिचकिचा रहे हैं? यानी जाहिर सी बात है कि जिस अंदाज में वहाँ फ़ौजियों को तैनात कर दिया गया है, पुलिस अफसरान को तैनात कर दिया गया है, मुख्तलिफ तहकीकी कमेटियों से जितने लोगों को फ़ौजी अरकान को लाया गया है, लाकर के जिस अंदाज में दहशत का माहौल बनाया गया है, ऐसे हालात में हर वालिदैन अपने बच्चों को, अपने अहल खाना को घर के अंदर ही महफूज तस्वुर कर रहे हैं। दूसरी जानिब पे महसूस हो रहा है कि इस वक्त सेब की फसल निकलने वाली थी और सारी सेब फसल जो है पूरी की तो पूरी तबाह बर्बाद हो रहा है। उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ना आने को राजी है, ना कोई जाने को राजी है। ऐसे हालात में वहाँ की इकोनॉमी का जो सिस्टम बर्बाद हो चुका है 10,000 करोड़ का, उसको मैंने कल बयान कर चुका हूँ। ऐसे हालात में सोशल मीडिया में यूरोपियन पार्लिमान को अपने लोगों को छोड़ करके बैरूनी ममालिक के मुख्तलिफ यूरोपीय पार्लिमान को वहाँ भेजना एक सवाल खड़ा होता है, और वो भी पहले दिल्ली पहुंचना और फिर मरकजी हुकूमत जिसने 370 को वहां से हटाया, वहां के आवाम को पूछे बगैर उसके मेज़बानी में वहां पहुंचना, तो जाहिर सी बात है कि क्या वो बाहर निकल करके वहां के हालात को मुनसिफाना तौर पर मीडिया के सामने पेश करेंगे या नहीं, यह आप लोग खुद जान सकते हैं। जो मरकजी हुकूमत जिसने 370 को हटाया और जिसने खुद मेज़बानी की हो, अब उनकी मेज़बानी में वहाँ जाकर वो लोग किन लोगों से मिलेंगे? क्या वो उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो वहाँ की मरकजी हुकूमत के टट्टू हैं? क्या वो ऐसी तंजीमों से मिलेंगे जो मरकजी हुकूमत के जो है पैरोकार बन चुके हैं और उसी की सुबह शाम गुन गाते हैं? अगर ऐसे लोगों से मिलकर के वहाँ के हालात को मालूम करके बाहरी दुनिया को अगर वो बताते हैं कि कश्मीर के हालात सब दुरुस्त हैं, तो फिर ये वैसा ही होगा जैसे हाउडी मोदी में मोदी ने कहा था सब कुछ चंगा है हिंदुस्तान में। जी हाँ नाज़रीन, अब देखना है कि कल शाम तक हमने देखा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी होती है लेकिन नहीं आई, तो जाहिर सी बात है कि जो है अगले अब कुछ दिनों अब कुछ वक्त में अगर आएगा ये, इसके बाद जो मेरे प्राइम टाइम आ रही, तो उस वक्त जो है वहाँ के हालात को इन लोगों ने किस अंदाज में पेश किया है उसको आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहर कैफ नाज़रीन, ये है जम्मू कश्मीर के हालात। अब हम बात करते हैं इराक़ के करबला मैदान की। जी हाँ, इराक़ के शहर करबला में हुकूमत मुखालिफ ताज़ा होने वाले मुजाहिरों में 18 लोगों की मौत हो गई है और 800 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं। कौमी हुकूक इंसानी कमीशन ने इत्तला दी है। हुकूक इंसानी कमीशन के तर्जमान अली बयाती ने बताया कि हुकूक इंसानी के कारकुनों, मुख्तलिफ ग्रुपों और गैर सरकारी तंजीमों से मिली रिपोर्टों के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में कम अज़ कम 18 लोगों की मौत हो गई और 800 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद 1000 को पार कर गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने वज़ारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम खुसूसी सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि करबला शहर में मंगल को अलसुबह एहतिजाज कुनंदगान को मुंतशिर करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया और मजमे को बराह रास्त फायरिंग का निशाना बनाया गया, बल्कि लोगों का कत्लेआम किया गया। वहाँ की हुकूमत पर इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं।
शहर में मुजाहिरीन की जानिब से पोस्ट की जाने वाली वीडियोस में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को एहतिजाजी कुनंदगान को रोनते हुए देखा जा सकता है। जो मेरे पीछे चल रहे, शायद आपको नजर ना आवे, अंधेरे में ये हुआ है, ये गाड़ी रोनते हुए चली गई थी। इसी तरह दीगर वीडियोस में मुजाहिरीन बराह रास्त फायरिंग से बचने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। इंसानी हकूक के आला कमीशन के मुताबिक करबला शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से छोड़ी गई गैसों के सबब मुतादिद लोगों का दम घुट गया है। कमीशन ने बताया कि सूरत हाल की संगीनी के सबब कई खानदान अस्पताल पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके हैं। दूसरी जानिब इराकी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक करबला में पुलिस क़यादत ने पीर के रोज मुजाहिरीन या सिक्योरिटी फोर्सेस में किसी के भी हलाक होने की तरदीद की है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज करबला में सिर्फ एक शहरी हलाक हुआ है और उसकी जान एक मुजरिमाना कार्रवाई में गई है। बहरकैफ नाजरीन, इस वक्त वहाँ की माशी सूरत हाल और बहुत सारी चीज़ों के होने की वजह से मुजाहिरीन रास्ते पर निकल आए हैं, लेकिन हालात देखने के बाद महसूस होता है कि इराक में एक मरतबा फिर खून में लहूलुहान नजर आ रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, कर्नाटक की जानिब बढ़ते हैं। जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत आ चुकी है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद से फिर एक मरतबा बीजेपी लीडरान अपनी ज़हनी असबियत का सबूत पेश कर रहे हैं। कर्नाटक के वज़ीर तालीम सुरेश कुमार ने अफसरों से कहा है कि वह 18वीं सदी के मैसूर रियासत के मुतनाज़ा हुक्मरान टीपू सुल्तान पर मुश्तमिल बाब को तारीख की निसाबी किताबों से हटाने के बीजेपी एमएलए के मुतालबे पर गौर करें, 3 दिन में रिपोर्ट दें। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर ने कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर को खत लिखकर कहा है कि वो एमएलए रंजन को मामले पर बातचीत के लिए मदऊ करें। उन्होंने कहा कि एमएलए रंजन से इस मामले में मीटिंग करके तय किया जाए कि निसाब में इस बात की जरूरत है या नहीं, इसको रखना है या हटाना है। उन्होंने मजीद कहा कि इनको इस बारे में 3 दिन में रिपोर्ट दी जाए। कुमार ने यह भी कहा है कि एमएलए की गुजारिश के मुताबिक तारीख की निसाबी किताबों में टीपू सुल्तान पर बाप के बारे में मुतालिका कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जाए। उन्होंने अपने नोट में कहा है कि बीजेपी एमएलए रंजन को मीटिंग में बुलाइए और इस बारे में रिपोर्ट कीजिए। गौरतलब है कि एमएलए रंजन ने गुज़िश्ता हफ्ते वजीर को खत लिखकर मुतालबा किया था कि टीपू सुल्तान वाले बाप को निसाब से हटा देना चाहिए। सहाफ़ियों से बातचीत में रंजन ने इल्ज़ाम लगाया कि टीपू ने हज़ारों ईसाइयों और कोडगू लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया था। वो अपनी हुकूमत फारसी में चलाते थे और वो मुजाहिदे आज़ादी नहीं थे। रंजन का हवाला देते हुए कुमार ने अपने नोट में कहा कि एमएलए का कहना है कि रियासती हुकूमत के मिडिल क्लास स्कूल की तारीख की निसाबी किताब में टीपू सुल्तान पर एक बाब है। इनकी तारीख को जाने बगैर उनको निसाबी किताब में शामिल किया गया है, इसलिए बाब में पेश की गई बातें सच नहीं है, इनको उसमें अजीम बताया गया है। काबिल जिक्र है कि इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी हुकूमत ने जुलाई में टीपू सुल्तान की सालगिरह से मुतालिक तकरीब को रद्द कर दिया था। इस सालाना तकरीब की बीजेपी 2015 से मुखालिफत कर रही थी। कांग्रेस की हुकूमत में इस मुखालिफत की शुरुआत हो गई थी। बीजेपी और राइट विंग तंजीमें टीपू सुल्तान की मुखालिफत करती हैं और उनको मजहबी शिद्दत पसंद बताती हैं। वाज़ेह हो कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन माना जाता है। में 1799 में ब्रिटिश फौज से श्रीरंगपटना का किला बचाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी। कई मौरख मानते हैं कि टीपू सुल्तान सेकुलर मॉडर्न हुक्मरान थे जिन्होंने ब्रिटिश का मुकाबला किया था, बल्कि सबसे पहले ब्रिटिशों से लोहा लेने वाले टीपू सुल्तान थे। बहरकैफ नाज़रीन, आप तो जानती हैं कि संगी जहन के हामिल ये बीजेपी के लीडरों को मुसलमान बादशाह कभी हजम नहीं हुए थे। ये खुद अपनी इनके वजारत दाखिला में ये बात जब बोल चुकी हैं कि तारीख़ को दोबारा लिखा जाए, तो जाहिर सी बात है कि जब ये खुद तारीख़ को लिखने के लिए बैठ जाएंगे तो वो ना औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को कबूल करेंगे, ना हैदर अली को कबूल करेंगे, ना टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को। ये अपनी संगी जहनी असबियत को पेश कर रहे हैं। और बीजेपी के बारे में वैसे भी ये आम है कि असबियत भरे लीडरान इसमें मौजूद हैं जो तारीख़ के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनके कुछ वो लोग भी हैं जो मुसलमानों की तारीख़ को हमेशा हिंदू मुखालिफ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इस सिलसिले में किताबें लिख रहे हैं और उन्हीं डुप्लीकेट किताबें जो अपने हाथों से लिखी जा रही तारीख़ी किताबों का मुताला करके ये मुस्लिम लीडरों के ख़िलाफ़ और मुस्लिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलने का काम करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम की आखिरी खबर में आपको रखता हूँ झांसी की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिन पहले प्रेमनगर थाना इलाके में नहर में मिली एक नौजवान की लाश की वजह से सनसनी फैल गई थी, जबकि मामले में झांसी पुलिस ने 48 घंटे में सनसनीखेज इंकिशाफ करते हुए कत्ल के इल्जाम में मकतूल की अहलिया को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल मामले का इंकिशाफ करते हुए एसएसपी ने बताया कि मकतूल की बीवी से पूछगछ में पता चला है कि मकतूल विवेक उपाध्याय अपनी जायदाद बेचकर अय्याशी कर रहा था। कई बार समझाने पर भी जब शोहर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया
तो मकतूल की बीवी ने पड़ोस में रहने वाली खातून और 2 दीगर लोगों के साथ मिलकर शोहर के कत्ल की साजिश रची। उसके लिए 5 लाख रुपए की सुपारी तय हुई थी, जबकि खातून ने इस हादसे को अंजाम देने के लिए अपने शोहर को बहन के घर चलने के लिए कहा था और फिर बीच रास्ते में 3 लोगों की मदद से शोहर का कत्ल कर दिया, जबकि लाश को कार में छुपाकर उसे नहर में धकेल दिया कार के साथ। इत्तला मिलने पर झांसी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को सख्त मशक्कत के बाद नहर से बाहर निकालकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद उसने जांच की तो इस कत्ल की मास्टरमाइंड मकतूल की बीवी निकली। फिलहाल पुलिस ने चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। झांसी पुलिस की जांच में इंकशाफ हुआ है कि बीवी ने अपने खातून दोस्त और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर अपने शोहर के कत्ल की साजिश रची। कत्ल कराने के लिए 5 लाख रुपए तय थे और फिर 20 अक्टूबर को साजिश के तहत शोहर का गला घोंटकर और सर पर पत्थर मारकर कत्ल कर दिया, जबकि लाश को कार में रखकर नहर में फेंक दिया ताकि मामला गाड़ी से हादसे का लगे। मामला पूरा असल में यह है कि प्रेमनगर थाना इलाका का है, जहां 3 दिन पहले एक बीवी ने अपने शोहर के कत्ल की साजिश को बखूबी अंजाम दिया था। दरअसल उसका शोहर शराबी था और अपने जितनी भी जायदाद थी उसको बेच करके जो है रंगरलियां मनाता था और दीगर खवातीन के साथ भी ताल्लुकात बनाए हुए था। इसी वजह से गुस्से में आई बीवी ने अपने शोहर की सुपारी देकर कत्ल करवा दिया। भाई नाज़रीन, ये है नया समाज, ये है क्राइम की दुनिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आती हैं जिससे हम सबको चौकन्ना होना रहता है। भाई कैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में हमें इजाज़त दें, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।